नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। क्रिपी स्कैरी वर्ल्ड में आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक इस अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक साधारण सी दिखने वाली लड़की के साथ एक गर्ल्स हॉस्टल में घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग इतनी आसानी से इस घटना को अपने जहन से निकाल नहीं पाएंगे। अगर आप लोग भी हॉस्टल में रहते हैं या फिर आप लोगों को पता है कि इस हॉस्टल में कोई रूम या कोई जगह भूतिया है, तो उस जगह में जाने से पहले आप लाख बार सोचेंगे। ये घटना साल 2007 या 8 में हेजल नाम की एक लड़की और उसकी कुछ सहेलियों के साथ घटी थी। इस कहानी के किरदारों से पहले आपका परिचय करवा दे, ताकि कहानी आपको समझ में भी आए, तो बिना स्किप किए देखिएगा। दरअसल बांग्लादेश में एक परिवार रहता था। हेजल नाम की लड़की का खुशहाल परिवार था। ये परिवार एक छोटे से गांव में रहा करता था। हेजल हमेशा से ये सोचती थी कि मुझे आगे अच्छी पढ़ाई करनी है, तो वो हमेशा घर वालों को बोलती थी कि मैं यहाँ पर रह के अपनी अच्छी स्टडी तो नहीं कर पाऊंगी। मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो मुझे प्लीज कहीं बाहर भेज दो। क्योंकि हेजल की कुछ बचपन की सहेलियां थीं, जो कि बाहर बड़े शहर में जाकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थीं। इसलिए हेजल के घर वालों ने पता करना शुरू किया और उन्हें बांग्लादेश के राजशाही शहर में एक अच्छे से स्कूल के बारे में पता चला। हेजल क्लास 9th में पहुंची थी कि घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ, अब इसका नाम अपने गांव के स्कूल से कटवा देते हैं और इसको भेज देते हैं राजशाही शहर के उस स्कूल में। उस स्कूल की खासियत ये थी कि उस स्कूल की 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी। ऊपर के जो 2 फ्लोर थे, 3rd और 4th फ्लोर, वहां पे हॉस्टल था, वहां पे ये रह सकती थी। और नीचे के जो 2 फ्लोर थे, वहां पे क्लासेस लगती थी। बात यह है कि उस स्कूल में केवल 8वीं से लेकर 10वीं तक के ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये गर्ल्स हॉस्टल था, इसलिए घर वालों को कोई टेंशन नहीं थी और उन्होंने हेजल का वहां एडमिशन करवा दिया। ये हॉस्टल कॉस्टली भी नहीं था, तो हेजल के घर वालों ने सोचा कि चलो ठीक है। ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, मतलब बहुत रिच नहीं थे। हेजल की फैमिली को यह हॉस्टल ठीक लगा कि बिटिया ऊपर रहेगी और सुबह पढ़ाई करने के लिए नीचे अपने स्कूल में जाएगी, बाकी अपना ऊपर हॉस्टल में ही रहेगी। इससे बेस्ट क्या हो सकता था किसी के घर वालों के लिए। खैर, हेजल यहां पर पहुंच गई। घर वाले उसको यहां पर छोड़कर अपने घर चले गए। अब हेजल जब यहां पर पहुंची है, तो हॉस्टल की वार्डन आई और वार्डन ने हेजल और बाकी नई लड़कियों को नियम बताए। नियम ये होगा कि जब स्कूल आपका हो जाएगा, नीचे से 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर से जब आप बच्चों का स्कूल हो जाएगा, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों को नीचे नहीं जाना है। बहुत ही खराब हालात में आप लोगों को नीचे जाने की परमिशन मिल सकती है। इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोगों को परमिशन मिल सकती है, वो भी शाम होने से पहले। एक बार सनसेट हो जाए, यानी कि सूर्यास्त हो जाए, प्रॉपर शाम हो जाए, अंधेरा होने लगे, तो आप नीचे नहीं जा सकते, चाहे किसी भी प्रकार की इमरजेंसी क्यों ना हो। फिर कोई भी ज़रूरत हो, आपको वॉचमैन को बताना होगा और वॉचमैन आपकी वो ज़रूरत पूरी करेगा, लेकिन आप नीचे नहीं जाएंगे। खैर, हेजल यहाँ पर सेटल्ड हुई और पहली रात को तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा, दूसरी रात को भी सब कुछ। लेकिन ये लोगों से सुनने लगी, जो यहाँ पर लड़कियां पहले से रहती थीं, वो सुनने लगी कि देखो, तुम्हारे रूम में अगर कुछ ऐसा अजीबो गरीब हो, कुछ भी नोटिस करो, तो एक रूम में सब लोग इकट्ठे हो जाना और साथ में मिल के प्रेयर करना, क्योंकि अपने हॉस्टल में आत्माएं भटकती है। 2 दिनों से जब से हेजल यहाँ पर आई थी, यही सुन रही थी, इस हॉस्टल में आत्माएं भटकती है। हेजल ने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। इनका हॉस्टल कैसा दिखता है बता देता हूँ, मतलब कैसा था। बड़े बड़े कमरे थे और हर कमरे में 5 बेड लगे हुए थे। एक कमरे में 5 लड़कियां रहती थीं।
हॉस्टल में यही तकरीबन 50-55 लड़कियां थीं। मतलब टोटल पूरे हॉस्टल में मिला के 50-55 लड़कियां थीं, यहाँ पर स्टे भी कर रही थीं। तीसरी रात से हेजल ने ये नोटिस करना शुरू किया कि बिना किसी वजह के बाहर की तरफ से, मतलब जैसे कि ये इन लोगों का रूम है और रूम के बाहर बरामदा है और फिर बीच में पूरा ओपन है और रेलिंग लगी है। रेलिंग से नीचे देखो तो इन लोगों को इनका स्कूल दिखता था। तो हुआ ये कि तीसरी रात से हेजल को बाहर की तरफ से मीन्स नीचे से अजीब तरह की आवाज सुनाई देने लगी, जबकि रात में नीचे जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। यहां तक कि वॉचमैन भी थर्ड फ्लोर के बिल्कुल एंड वाले पॉइंट में रहते थे। नीचे जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। तो नीचे से किसी की आवाज आती थी, जैसे कि कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो, तो कहीं कोई घुंघरू पहन के नाच रहा हो। आवाज एक लड़की की ही होती थी। स्पष्ट रूप से कई बार ऐसा लगता था कि नीचे से कोई लड़की किसी से बात करती है। अब ऐसे करते करते दिन कटने लगे और जब भी ये आवाज हेजल को सुनाई देती थी, हेजल की रूममेट्स यानी कि रूबिया और नीतू को भी ये आवाजें सुनाई देती थीं। तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाती थीं। इस रूम में 3 ही लड़कियां थीं। 2 लड़कियां अभी आई नहीं थीं। 5 लोग के रूम में ये 3 लड़कियां एक साथ रहती थीं। तो जब कभी भी इन तीनों को नीचे से उल्टी सीधी अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाती थीं और अपने बगल वाले रूम में जहां पर इनकी सीनियर रहती थी वहां पर पहुंच जाती थीं और मिलके ये लोग प्रेयर करने लगती थीं। ऐसे करते करते समय बीता। फिर एक दिन ऐसा आया कि इनके रूम में पता नहीं कहां से एक रात पन्नी पॉलीथिन आ गई। काफी सारी पन्नियां थीं और वो ऊपर की तरफ जाकर गोल 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 घूमने लगी। वहां ना ही कोई पंखा चल रहा था, ना ही कोई कूलर, ना ही कोई एसी। तो फिर ये पॉलीथिन पता नहीं कैसे कहां से आई और ऊपर सीलिंग पर गोल गोल घूमने लगी। ये लोग, फिर ये लड़कियां घबरा जाती हैं और भागती हैं। फिर ये तीनों लड़कियां अपने बगल वाले रूम यानी सीनियर लड़कियों वाले रूम में ही सारी रात रहती है और प्रेयर करना शुरू कर देती है। डर के मारे अपने कमरे में आती ही नहीं है। रात बेरात इन्हें नीचे से बहुत जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती थी। ये सभी लड़कियां गरीब परिवार से थीं और ऐसा नहीं था कि ये लड़कियां डरती नहीं थीं। इन लड़कियों को डर भी लगता था, मजबूरी भी थी। घर से गरीब होने के कारण ये सभी उस स्थिति में भी वहां पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि अगर घर वालों को वो बताती तो वो उन्हें वापस बुला लेते और उनकी पढ़ाई बंद करवा देते। इसी वजह से ये सारी लड़कियां डर का सामना मिलकर करती थीं। हॉस्टल में ये जो 50-55 लड़कियां थीं, एक एक रूम में 5-5 लड़कियां रहती थीं, लेकिन रात में ये एक एक रूम में 8-8, 10-10 लड़कियां एक साथ एकजुट रहती थीं। लेकिन फिर भी हेजल को अंदर से डर लगता था। उसने एक एक दिन करके 2 महीने यहां पर काट दिए थे। हेजल का 2 महीने बाद छुट्टियों में जब उसके घर जाना हुआ, तो हेजल ने अपने माता पिता से अपने घर में साफ साफ पूरी बात क्लियरली बताई कि हमारा हॉस्टल ठीक नहीं है। वहां रात में ऐसा ऐसा फील होता है, बहुत डर लगता है, रात में तरह तरह की आवाज नीचे से सुनाई पड़ती है। अपने भाई को भी सारी बात बताई, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। सभी ये कहकर इग्नोर कर देते थे कि इतनी सारी तो बच्चियां रहती हैं, तो तुम क्यों डरती हो। उसकी बात को काट दिया गया, ये सोच के कि कितना अच्छा और सस्ता हॉस्टल मिला है, कितनी ज्यादा सहूलियत है कि ऊपर तुम रह रही हो और नीचे स्कूल में पढ़ाई कर रही हो। इससे अच्छा क्या हो सकता है। तुम्हारा नाम वहां से नहीं कटाएंगे। हेजल ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और छुट्टियां खत्म होने के बाद वो अपने हॉस्टल में वापस आ गई। हॉस्टल में वापस आए हुए आज इसे 2 दिन हुए थे। सारी लड़कियां डिनर करने के बाद इनका जो डिनर डाइनिंग रूम था वो 3rd फ्लोर में था। एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था। सारी लड़कियों ने वहां पे अपना खाना खाया और ऊपर आई। आज ये 4th फ्लोर में क्लास 10th की जो सबसे सीनियर लड़कियां थीं,
वहां पर उन सीनियर्स के साथ कुछ खास खास लड़कियों की बैठक हुई और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यार आजकल रात में ये जो हरकतें हो रही हैं अब और भयानक होती जा रही हैं। हम क्या करें, टीचर से बात करें, वार्डन से बात करें कि ऐसा क्यों होता है, हमें कहीं और शिफ्ट कराया जाए। सीनियर्स से ऐसा डिस्कशन चल रहा था। बातचीत हो रही थी कि तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारे रूम में क्या होता है, तुम्हें भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और क्या होता है। यही बातें करते करते समय बीत गया और रात के यही कुछ 9 बज गए। 9, हाँ 9 बज गए। अब अचानक से उनमें से एक लड़की, रिजवाना नाम था उसका। रिजवाना किसी काम से उठी होगी, वो थोड़ा हेल्थी सी थी। वो किसी काम से उठी होगी और अपना काम करके वापस बेड में बैठने के लिए आ ही रही थी। बाकी सारी लड़कियां तो बैठी हुई थीं। रूम पूरा खचाखच भरा हुआ था। वो काम करके इधर आ ही रही थी और हेजल बिल्कुल कॉर्नर में बैठी हुई थी। तो हेजल की जो सबसे छोटी वाली ऊंगली होती है ना, पैर की छींगी, उसकी छींगी के ऊपर रिजवाना का पैर पड़ा और उसका पूरा बॉडी वेट हेजल की उस छोटी उंगली यानी छींगी पर चला गया। हेजल की उस उंगली की नस दब गई और उसे बेतहाशा दर्द होने लगा। बहुत जोर से पेन हो रहा था। ये पेन अनबियरेबल था। एक रूममेट के पास कोई ऑइंटमेंट था, लेकिन उस ऑइंटमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ा और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे दर्द बढ़ता जा रहा था। इतने में नीतू, जो कि हेजल की ही रूममेट थी, वो बोली कि देख, ऐसा दर्द सहन करने का कोई मतलब नहीं है। हम वॉचमैन अंकल के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं कि दवाई लाके दे दो, क्योंकि हम लोग तो अब नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि अब रात हो चुकी है। उनमें से 2-3 लड़कियां वॉचमैन अंकल से कहने के लिए गईं, लेकिन वॉचमैन अपनी जगह पर प्रेजेंट ही नहीं थे। तो वो लड़कियां घबरा गई कि वॉचमैन अंकल आज कहाँ हैं। उनको नहीं पता था कि वॉचमैन अंकल आज छुट्टी पे थे। काफी समय तक वॉचमैन का इंतजार किया और हेजल दर्द से कराह रही थी। हेजल की पीड़ा उनमें से सिर्फ एक लड़की को समझ आ रही थी। वो हेजल की रूममेट नीतू थी। नीतू हेजल से बोली कि हेजल, एक काम करते हैं, चल हम दोनों चलते हैं और तेरे लिए दवाई लेके आते हैं, क्योंकि कोई और लड़की तो रेडी नहीं होगी। ये कितना भी तेरे लिए सहानुभूति दिखा दे कि नहीं नहीं यार, हेजल को दर्द हो रहा है, लेकिन कोई भी जाके दवाई लाने के लिए तैयार नहीं होगा। यहां तक कि वो रिजवाना भी नहीं, जिसकी वजह से तेरे पैर में चोट लगी है। चल, अपन दोनों चलते हैं। नीतू और हेजल का अलग ही बॉन्ड था। वो नीचे जाने लगी। नीचे गई। हॉस्टल से बाहर जाकर ऑटो रिक्शा से मेडिकल पहुंचकर दवा खरीदी। फिर लौटने में उनको साधन नहीं मिल रहा था। साधन मिलने में लग गया टाइम और रात के लगभग 12 बज गए। वार्डन भी खुद समय से छुट्टी पे ही थी। इनके हॉस्टल में कोई भी सीनियर नहीं था जो ये सारी सिचुएशन को रेगुलेट कर पाता। बच्चियां बच्चियां थीं हॉस्टल में। हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां थीं, उनको चिंता हो रही थी कि हेजल और नीतू अभी बाहर गई हुई है। काफी समय हो गया और अभी तक आई भी नहीं है। 12 बज गए हैं। सभी चिंतित थीं कि उन लोगों के साथ कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि उन लोगों को आखिरकार नीचे से ही ऊपर आना है और नीचे तो आत्माएं रहती है, चुड़ैल डायन पिशाचिनी रहती है। खैर, कुछ ही मिनटों बाद दोनों हॉस्टल पहुंच गए। ये दोनों ऊपर पहुंची और दोनों नॉर्मल ही थीं। हेजल ने दवाई ली और उसका दर्द थोड़ा कम हुआ और आधे घंटे बाद काफी आराम भी मिल गया। हेजल ने नीतू से कहा, अब चलो, अच्छी नींद आएगी। बाकी जो सीनियर्स थीं, उनको भी अच्छा लगा कि दोनों को कुछ नहीं हुआ है। अब चलो, अपने अपने रूम चलते हैं। सब अपने अपने कमरे में चले गए। रूबिया, नीतू और हेजल अपने कमरे में आ गए और अपने अपने बेड में सो गए। रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे के आसपास एक झटके के साथ हेजल और रूबिया दोनों की नींद खुली, दोनों जागी। अचानक किसी की चीख के साथ भद से गिरने की आवाज से दोनों की नींद खुल गई। पूरा रूम अंधेरे से भरा हुआ था।
ये दोनों जागी तो पाई कि इन लोगों के रूम की लाइट ऑफ थी। तभी हेजल ने नीतू को आवाज दी, नीतू नीतू तू जाग रही है क्या? तभी इन लोगों को आवाज आई, जैसे कि कोई लड़की अलग लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ा रही है। ये दोनों घबरा गई और उठ के लाइट ऑन करने की कोशिश करी। इनके कमरे की लाइट ऑन ही नहीं हुई। इन्हें अब और ज्यादा डर लग रहा था। तभी रूबिया ने हेजल से कहा, तेरे तरफ वाली डेस्क में एक टॉर्च रखी हुई है, उसको निकाल। हेजल ने टॉर्च उठाई और नीतू के बिस्तर की तरफ मारी तो नीतू अपने बेड में थी नहीं। रूम ज्यादा बड़ा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये लोग नीतू नीतू ये सब कुछ तू ही कर रही है क्या? ऐसा बोलते हुए इधर उधर टॉर्च मारने लगी, लेकिन नीतू कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। अचानक से जोर से नीतू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये लोग हुए इधर पलटी। नीतू एक कॉर्नर की खिड़की में थी, जो कि बाहर की तरफ ही खुलती थी। वहां से नीचे वाला फ्लोर साफ साफ नजर आता था और उस खिड़की के पास एक बेड था। जो लड़कियां अभी आई नहीं थीं, तो उनका बेड अभी खाली था। वो उस खाली वाले बेड के पास थी। उस खिड़की को खोल के नीतू बाहर की तरफ मुंह करके नीचे की तरफ मुंह करके बैठी हुई है और हिल रही है और कुछ कुछ दूसरी लैंग्वेज में बड़बड़ा रही है। ये लोग 4th फ्लोर में थीं। सोचो, वहां से ऐसी नीतू बैठी हुई है। वहां पे कोई जाली वाली भी नहीं थी। हेजल और रूबिया घबरा के नीतू के पास गई और बोली, नीतू, ये सब तू क्या बोल रही है? कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है? चल नीचे आ, वहां से पैर स्लिप हो जाएगा। वहां से कोई भूत या कोई चुड़ैल दिख गई और कहीं तुझे कुछ हो गया तो? चल चल पीछे आ। इतने में नीतू चिल्लाई और नीचे की तरफ खुद से वो कूदने लगी। हेजल और रूबिया घबराई हुई आई और जैसे तैसे करके उसको ऊपर खींचने लगी। ये खींच के ऊपर लाती, उससे पहले ही उसकी सांसें रुक गई। वो नीचे गिर ही नहीं पाई। वो लटकी हुई थी, लेकिन उसकी सांसें रुक गई थी। जैसे तैसे करके दोनों ने उसको ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही नीतू को देखी तो नीतू की सांसें नहीं चल रही थीं। वो मर चुकी थी। हेजल और रूबिया जोर से चिल्लाई और उनके चिल्लाने की वजह से हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां थीं, सभी भागते हुए इनके कमरे में पहुंच गई। पूरी 40-50 लड़कियां। क्या हो गया? क्या हो गया? नीतू को चेक किया गया तो नीतू की मृत्यु हो चुकी थी। ये सारी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी, क्योंकि ये डरा देने वाला माहौल था और ये सारी बच्चियां 8th से 10th तक की थीं। इस सिचुएशन को संभालने वाला कोई नहीं था। ना ही वार्डन थी और ना ही कोई वॉचमैन था। पूरे हॉस्टल उस रात का वो भयानक मंजर वो बच्चियां कभी नहीं भुला पाई। सारी लड़कियां डरी सहमी एक दूसरे का हाथ थामे रोती बिलखती सुबह का इंतजार करती रहीं। कुछ घंटों के बाद जब सुबह के 7 बजे तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले वॉचमैन अंकल आए, तो उनको पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है। फिर उन्होंने कॉल की और सूचना दी। फिर पूरा स्टाफ और जिसका जो डिपार्टमेंट रहा होगा, सभी लोगों को पता चला। सभी इकट्ठे हुए और आखिर में ये फैसला लिया गया कि ठीक है, अब कितना पैसा बचाएंगे। ये जो बिल्डिंग है ना, इसको हम क्लोज कर देंगे और एक नई जगह स्कूल खोलेंगे। लेकिन ये वाले सेशन होने के बाद स्कूल वालों ने और हॉस्टल वालों ने ये फैसला लिया तो सही, लेकिन वो बहुत लेट हो गए। इस वजह से एक बच्ची की जान चली गई। इस सदमे से हेजल कभी बाहर नहीं आ पाई। 2007-8 में ये घटना उस बच्ची के साथ घटी थी। आज तो 2023 खत्म होने जा रहा है। 15 साल बीत गए, लेकिन आज भी हेजल के जहन में उस घटना की जो यादें हैं, इतने खतरनाक तरीके से है। हेजल ने अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट की, लेकिन घिसपिट के मुश्किल से। वो आज भी डर जाती है और कभी भी अकेली नहीं रहती है। और अंधेरे से अब एक अजीबो गरीब डर उसके दिमाग में बैठ गया। अंधेरा होता है तो उसको वही उसी रात की याद आ जाती है। नीतू का वो अलग लैंग्वेज में बोलना, वो सब उसको याद आने लगता है। खैर,
इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि हेजल के भाई रेहान ने अपने दोस्त नसीर को लिख भेजा और नसीर ने मुझे। उम्मीद करता हूं इस कहानी के माध्यम से आपका समय व्यतीत करवाने में सफल रहा हूं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूलें। वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जो कि आश्चर्यजनक, भयानक या किसी तरह की कोई पैरानॉर्मल घटना हुई हो, तो आप मुझे टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं। आपकी कहानी पर मैं विश्वास करता हूं। आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी कहानी भी अपने चैनल में लाएंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।